पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश के स्टूडेंट सड़कों पर उतर चुके थे। पहले तो ये प्रोटेस्ट छोटे मोटी जगहों से शुरू हुए थे, लेकिन अब हालात इतने खराब हुए थे कि बांग्लादेश में एक मिलिट्री कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। मुल्क भर के इंटरनेट सिस्टम को भी बंद कर दिया गया और स्कूल और कॉलेजेस को भी बंद कर दिया गया। इन मुजाहिरों में 170 के करीब लोग मारे गए और 3000 लोग जख्मी हुए। असल में ये मुजाहिरे शुरू कैसे हुए और ये खतरनाक हद तक कैसे पहुँचे? इन सारे मुजाहिरों के पीछे एक ही मकसद है, कोटा सिस्टम यानी नौकरियों का सिस्टम। यानी बांग्लादेशियों के अपने नौकरियों का हक नहीं मिल रहा और हुकूमत ने इन नौकरियों को मुख्तलिफ तरीके से तकसीम किया हुआ है। यानी 56% उन लोगों को ही नौकरियां मिलेंगे जिसको बांग्लादेशी हुकूमत देना चाहेगा और 44% नौकरियां सिर्फ मेरिट पर ही मिलते हैं। पर ऐसा क्यों है? असल में ये कहानी शुरू होता है 1971 से, बल्कि 1970 से। 1971, a new nation is born. आजादी मिलने से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त दुनिया इसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानता था और बंगाली कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान कोई हकूक नहीं दे रहा। वो कहते थे कि जितना पैसा ईस्ट पाकिस्तान से आ रहा है उस पैसे का सिर्फ 25% बांग्लादेश को वापस दिया जा रहा है, यानी इंडस्ट्री लगा के या दीगर चीजों के हवाले से दिया जाता है। यानी बाकी पैसा जो अब मौजूदा पाकिस्तान है यही खा रहा है। और उस वक्त पाकिस्तान में 1970 में जो इलेक्शन हुए थे तो मौजूदा पाकिस्तान के पास 162 सीटें थे और बांग्लादेश के पास जो ईस्ट पाकिस्तान था उसके पास 138 सीटें थे। और यहाँ पर बांग्लादेश में ज्यादातर सीटें शेख मुजीबुर रहमान ने ही जीते थे, यानी अवामी पार्टी जो शेख मुजीबुर रहमान का था। आइन तो ये बता रहा था कि ये हुकूमत मिल बांट कर ही बनाया जाए, लेकिन मौजूदा पाकिस्तान ये नहीं चाहता था। लेकिन इसके पीछे भी काफी सारे वजूहात थे। पाकिस्तान ने इन इलेक्शंस को मानने से इनकार कर दिया, यानी मौजूदा पाकिस्तान ने, और इसके जवाब में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश में मुजाहरे करना शुरू कर दिए। कहा जाता है कि इसके पीछे इंडिया का भी हाथ था। तो जनरल याह्या खान ने ईस्ट पाकिस्तान पर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करवा लिया। इस मार्शल लॉ में काफी सारे लोग मारे गए और 8 मिलियन के करीब लोग इंडिया में चले गए, यानी अपनी जान बचाकर। और फिर इन हालातों ने जंग का एक शक्ल अख्तियार कर लिया, यानी 1971 का वॉर। इस जंग में पाकिस्तान टूट गया था क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश का साथ इंडिया ने दिया था और उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी भी कमजोर थी। और फिर मौजूदा पाकिस्तान से जो रास्ता इंडिया से क्रॉस होकर बांग्लादेश जाता था, यानी फौज की सप्लाई लाइन थी या दूसरी चीजें थी, उस रास्ते को भी इंडिया ने ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी मजीद कमजोर हो गया। तो इस तरह बांग्लादेश को आजादी मिला था। ईस्ट पाकिस्तान में जिन लोगों ने मौजूदा पाकिस्तान से लड़ाई लड़ा था ये वही लोग हैं जिनको बांग्लादेश में नौकरियां मिलती हैं, यानी फ्रीडम फाइटर। और आज भी बांग्लादेश में उन्हीं के नाम के ऊपर उनके बच्चों और पोतों को 30% नौकरियां दी जा रही हैं और 10% औरतों को भी नौकरियां दी जाती हैं। इससे ये होता है कि जो स्टूडेंट हैं वो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, उनको नौकरियां मिलते ही नहीं हैं। इन सब कोटा को मिलाकर सिर्फ 44% नौकरियां मेरिट पर ही मिलती हैं। असल में बात यहाँ पर तब बिगड़ गया 2010 में, जब बांग्लादेशी हुकूमत ने कहा था जो लोग 1971 की जंग में लड़े थे उनके बच्चों को भी अब नौकरियां मिलेंगे, यानी अब ये दादा पोते वाला सिस्टम चलने लगा। तो फिर 2012 और 13 में बांग्लादेश में शदीद मुजाहरे होने लगे। 4 लाख स्टूडेंट जो नौकरियों के काबिल हैं, ग्रेजुएट हैं, सिर्फ 4000 स्टूडेंट्स को ही नौकरियां मिलते हैं। तो इसीलिए कुछ दिन पहले बांग्लादेश में कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर इसी चीज के ऊपर मुजाहरे करने शुरू कर दिए। ये स्टूडेंट कहते हैं कि कहीं भी बांग्लादेश के आइन में ये नहीं लिखा गया कि जो लोग 1971 में जंग लड़े थे उनके बच्चों और पोतों को भी नौकरियां दिए जाएं। और उनके अलावा करप्शन भी इस कोटा सिस्टम में किया जाता है। अब ये हुकूमत डिसाइड करता है कि कौन 1971 के जंग में लड़ा था और कौन नहीं, यानी यहाँ पे फिर करप्शन किया जाता है। जो 1971 के जंग में लड़े भी नहीं थे उनको उस जंग में शामिल करके फिर नौकरियां दी जाती हैं, यानी हुकूमती महकमा ये इनसे पैसे लेकर उसी लिस्ट में उनको डाल देते हैं। पिछले 15 सालों से शेख हसीना बांग्लादेश के ऊपर हुकूमत कर रही थी। शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी है जो 1971 में जंग लड़ा था बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए। इन मुजाहिरों में स्टूडेंट्स के अलावा अब सियासी पार्टियां भी आने लगे, यानी जो शेख हसीना के मुखालफत करते थे, ताकि शेख हसीना की हुकूमत को गिराया जाए। इन मुजाहिरों को रोकने के लिए 7000 से कुछ ज्यादा फौजी यूनिट्स को भी बुलाया गया ताकि इन मुजाहिरों को रोका जा सके। और उसके अलावा पुलिस ने इन स्टूडेंट्स के ऊपर आंसू गैस और रबड़ की गोलियां भी बरसाई।
और दूसरी तरफ हुकूमत भी मुज़ाकरात करने के लिए इन स्टूडेंट्स को ऑफर्स देती है, लेकिन स्टूडेंट्स इस ऑफ़र को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। और दूसरी तरफ शेख हसीना एक स्टेटमेंट देता है जिससे मसले और बिगड़ जाते हैं। शेख हसीना का जो स्टेटमेंट था वो ये कह रहा था कि जो 1971 में लोग लड़े थे, यानी आप इतने बड़े वतन परस्त नहीं हैं, जो कि 1971 में लड़ने वाले लोग थे उनके पोता पोती हैं, यानी आप रज़ाकार लोगों में शुमार हैं जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन जब 1973 में शेख मुजीबुर रहमान का हुकूमत आया था तो इन रज़ाकार लोगों को सज़ाएं भी दी गई, कुछ को माफ़ भी किया गया और कुछ को सज़ाएं भी दी गई। ये जो रज़ाकार थे इन लोगों की तादाद 37 के करीब गिना गया और उनमें से 26 जो है ना 1000 को माफ़ कर दिया गया। यानी बांग्लादेश में रज़ाकार का मतलब है गरदार। तो हालात इतने ख़राब हुए कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी मुजाहिरीन बिल्कुल और भड़कने लगे, यानी ख़तरनाक हद तक जो है ना आगे बढ़ने लगे। तो शेख हसीना ने यहाँ पर मार्शल लगवा दिया और फ़ौज को कहा कि जो मुजाहिरीन बाहर आते हैं उनको गोली मार दो। तो खैर बांग्लादेशी जो आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा कि हम इनके ऊपर गोलियां नहीं चला सकते। तो हालात फिर इतने बिगड़ने लगे कि बांग्लादेशी जो आर्मी चीफ था उसने शेख हसीना को वार्निंग दिया कि आपके पास कुछ ही टाइम है, यहाँ से निकल जाएं क्योंकि हालात हमारे कंट्रोल से बाहर अब होने लगे हैं, हमसे ये लोग कंट्रोल नहीं हो रहे। तो बेहतर ये है कि आप मुल्क छोड़कर फ़िलहाल फरार हो जाएं क्योंकि लोग वज़ीर आज़म हाउस के करीब आ चुके हैं। सिर्फ आपके पास 45 मिनट हैं, जल्दी से निकल जाएं। यहाँ पर फ़ौजी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके शेख हसीना दूसरी जगह पर गया और वहाँ से फ़रार हो गया। फ़रार होने के बाद शेख हसीना सीधा इंडिया चली गई। फ़रार होने के बाद जब शेख हसीना इंडिया पहुंची तो उन्होंने पहले स्टेटमेंट में ये कहा कि इन सारे हालात के पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ने ये सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दिए। व्हाइट हाउस की तरफ कहा गया कि अमेरिका किसी भी मुल्क में सियासी मुदाखलत नहीं करता और दूसरी तरफ भी इंडियन मीडिया इन इल्ज़ामात को सही करार देती है जो शेख हसीना ने स्टेटमेंट दिया कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। तो यहाँ पर शेख हसीना के बेटे ने स्टेटमेंट दिया कि अब यहाँ पर बांग्लादेश में मेरी माँ कभी नहीं आएगी सियासत करने के लिए। उन्होंने मुल्क इसलिए छोड़ा ताकि बांग्लादेशी लोग मारे न जाएं। वो इन सब नुकसान से बांग्लादेशियों को बचाना चाहती थी। मगर अब इंडिया में जाकर शेख हसीना का बयान आया कि मैं बांग्लादेश में वापस आऊँगी और इलेक्शन भी जीतूँगी क्योंकि बांग्लादेशी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ कहा गया कि 1971 में जिन लोगों ने किया था आज वो भुगत रहे हैं। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, लेकिन अब शेख हसीना कब मुल्क आएगी भी सी या नहीं आएगी, यानी ये ऊपर ऊपर की बातें हैं, इसका कोई ख़ास अब